हाँ जी, मैं आपको कल करवा रहा था न्यूमेरिकल नंबर 12। तो ये न्यूमेरिकल्स को ना हर हाल में ये फरवरी के महीने में ना 20 आपके 20 काफ़ी हैं, मतलब हो गए हैं वेल डन। उसके बाद पास्ट पेपर और फिर हमने सेल्स टैक्स की मैंने स्टार्ट करवा देना। सेल्स टैक्स में इतना टाइम नहीं लगेगा आपको क्योंकि वो बहुत छोटे हैं और ईजी है। क्योंकि मैं कह रहा था कि आपकी हर तरीके से तैयारी हो जाए, मतलब इस तरह भी पेपर आए तो आप उसके लिए रेडी हो, इस तरह भी पेपर आए आप उसके लिए रेडी हो। अच्छा, तो मैंने रात को इनकम फॉर्म सैलरी की सारी ट्रीटमेंट बता दी थी आपको। अच्छा ये देखें, वो फॉर्मेट में थोड़ा सा ना इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके ना अलग अलग बना दूंगा ताकि ना आपके लिए आसानी हो जाए। एक मिनट। देखिए, इनकम फॉर्म सैलरी में जो चीज़ें आती है वो सारी क्लियरली है। कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो आपको ना पता हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बेसिक सैलरी आनी है, बोनस आना है, कन्वेंस अलाउंस है, फिर वो रेंट फ्री अकोमोडेशन है उसकी ट्रीटमेंट है, मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल अलाउंस है, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। ये ट्रीटमेंट आनी है, इसके अलावा कोई नई चीज़ नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें। तो मेरे ख्याल से ये अब आपका खाना कंप्लीट हो जाना चाहिए। फाइन। मुझे बताएं, ये इनकम फ्रॉम सैलरी की हेडिंग किसका कंप्लीट है, जिसको पता है कि इसके अंदर चीज़ें डलनी है, कंफर्म आता है उसे। जी। मुझे सर पता है। पता है। और सामा आपको? जी सर पता है। देखें, एक ही सब्जेक्ट है, जिन जिन के भी एक दफ़ा मेहनत लगा लें, पहली दफ़ा भी क्लियर कर लें। यहाँ पर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, डबल डबल जॉब कर रहे हैं, ऊपर से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इस तरह जब आपका ग्रेजुएशन वो फेल होना ना, आगे जॉब पे मुश्किल ही होनी है आपको। एक दफ़ा ही मेहनत लगाएं। मैं नहीं मानता कि जिन बच्चों की जॉब्स करते हैं वो पढ़ नहीं सकते। एक टाइम पे चार चार भी किए हैं, पढ़ने वाले पढ़ते हैं। ये पता नहीं क्या एक्सक्यूजेज है, टेस्ट नहीं देना, लेट से घर आ रहे हैं। आपके फ़ायदे के लिए कह रहे हैं, मुझे क्या है, मैं खाली आपको पढ़ाता हूँ, वो अपनी सर पे कर लें आपका। अच्छा जी, इनका वो प्रॉपर्टी का मैंने क्या बताया था, याद रखें। अब ये मैं रूल साथ साथ बता रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रीटमेंट ही बताऊंगा आपको, बाकी आपको पता है सॉल्व कैसे करना है। इनकम फॉर प्रॉपर्टी की ज़्यादा चीज़ें नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि इसके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करनी। अच्छा, अब एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं ये टिक करते जाएं और ऊपर लगाते जाएं। जैसे कि फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये इनकम फॉर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इनके जो एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट उन्होंने ख़त्म कर दी है, इसलिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है लेवलिंग एंड कटिंग ऑफ ग्रास एक्चुअल रिपेयर चार्जेस, इसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी। ये पॉइंट नोट कर लें, जब भी आएगा आप इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करनी। और ये कितने अमाउंट तक एग्जाम्प्ट होती है, कितनी अमाउंट तक एग्जाम्प्ट होती है ये इनकम फॉर प्रॉपर्टी? 2 लाख तक। 2 लाख तक। और अगर 2 लाख से ऊपर आए फिर क्या करते हैं? 2 लाख से ऊपर तो आ जाए, इसका 5% नेट कट रहे हो। 2 लाख से ऊपर आए तो क्या करते हैं, ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ट्रीट की। 5% लेते हैं। हाँ जी, लास्ट में ट्रीटमेंट करनी है। अब आपको याद होनी चाहिए। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा, आपको इनकम फ्रॉम सैलरी आई है 31,80,000। देखो, मैं चाह रहा हूँ कि फरवरी में ये जल्दी से आपके कवर हो जाए, उसके बाद पास्ट पेपर के सारे मैंने आपको रिवाइज करवाने और वैसे भी आपकी तैयार हो जाए। जब तक डेट शीट आने से पहले पहले आपको सारा काम हो जाए। चलिए फर्ज करें कि मेरा जो है ना इनकम फ्रॉम सैलरी, क्योंकि मैं आपको ट्रीटमेंट, मेन चीज़ ट्रीटमेंट ही बतानी है, ये पता होना चाहिए आपको। इनकम फ्रॉम सैलरी का टोटल है, स्लैब रेट से आपको रेट लगाने आ गया सबको, किसी को इशू तो नहीं है। ये 31,80,000, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। इनकम फॉर प्रॉपर्टी आपकी जो जो भी ये हेडिंग ठीक होगी आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। ये पॉइंट नोट कर लें, ऐसा नहीं होता सारा नुमेरिकल नहीं गलत करते। अच्छा, इसमें मेरे पास एक रेंटल इनकम दी हुई थी उसने। मैं देखता हूँ आज टाइम का ना अप्रोच करता हूँ। असल में टाइम का मुझे भी इशू है, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि असल ज़्यादातर स्टूडेंट्स ना वीडियोस लेक्चर लेके कवर कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से, किसी ने टेस्ट देना नहीं देना वो उनकी अपनी मर्जी होती है। लेकिन मेरा ये होता है कि स्टूडेंट टेस्ट दें, क्योंकि देने से आपकी मिस्टेक्स पता चलती है, अदरवाइज ऐसे नहीं तैयारी होगी आप। अच्छा जी, मैं इसमें क्या था,
आपकी इनकम फॉर प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती है। अगर तो अनजस्टेबल दिया हो तो उसका एक बटा करके टैक्सेबल होगा। और मैंने बताया था जस्टेबल की कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होती, ये भी लिख लें। यहाँ पर उसने लिखा हुआ है टेंडेड कॉन्ट्रैक्टेड विद द ओनर फॉर द परचेज, ओपन प्लॉट खरीदा है और इसके लिए उसने 25,000 टोकन मनी पेड की है। तो ये हमेशा आपकी रेंट पर इनकम के अंदर ऐड होती है। ये छोटी मोटी ट्रीटमेंट है, आप यहाँ पे सिंपल लिख देना। फोर्टिफिकेट होता है ये आपका वो बयानिया देना टोकन मनी की तरह, ये याद रखें, ये ऐड होता है। 1,75,000 के अंदर आपने 25,000 को ऐड करना है, तो ये टोटल आपका 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, 2 लाख जब आ जाता है ना, आपने यहाँ लिखना है अप टू एग्जाम 2 लाख, क्योंकि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होनी। ये बताना है आप लोगों ने, लाजमी बताना है ये। तो देखिए सिंपल। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप डैश लगा सकते हैं क्योंकि हमने इसकी कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करनी। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस है। इनकम फ्रॉम, अब मैं ना वो एक दफ़ा फिर फॉर्मेट बना के ना, क्योंकि थोड़ी सी चेंज ही करनी है, और अलहदा से उसको सेपरेट बना दूंगा ताकि आपके जहन में ना हर रोज़ इसको रिवाइज किया करें आप। इनकम फ्रॉम बिजनेस में उसने एक ही चीज़ दी है, लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो आपकी इनकम आती है, आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो एक्सपोर्ट करते हो बाहर से, वो आपकी एग्जाम्ट होती है। वो एग्जाम्ट कब से है, उन्होंने बताया हुआ है कि 30 जून 2005 तक की एग्जाम्ट ही रहेगी। उसके बाद अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसके ऊपर टैक्स लगा सकती है। सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल पहले किसने किए हैं, किसी ने किए हैं पहले? सर मैंने नहीं की। नो सर। जब फर्स्ट टाइम करना है वो इतना इसका इशू नहीं है, क्योंकि इसकी इतनी इतनी ट्रीटमेंट्स ही नहीं है। उसमें आपके 3 खाने होते हैं, आउटपुट, इनपुट और सेल्स टैक्स लाइबिलिटी, बस। और इसके रेट भी एक जैसे 17%, बड़े आसान है। उसका ज़्यादातर लास्ट वाले क्वेश्चन आते हैं वही रिपीट है। तो मैंने 16 करवाए हैं, लेकिन उसमें बता दूंगा कि क्या क्या करना है, तो ये सिंपल है। लेकिन ये जो है ना, ये वाला ये आपका कंपल्सरी है। ये अगर आपके 20 नंबर पूरे हो गए, चले ये भी आप कर लें, ठीक है, 15 नंबर आ जाते हैं। और थ्योरी में डेफिनेशन तो पक्की आनी है। और बाकी जो मैंने आपको कराए वही क्वेश्चंस आने हैं, और कोई चीज़ें है ही नहीं देने वाली। अथॉरिटीज़ में 6 सवाल लाजमी आने। नुमेरिकल अपना जो फोकस है वो ज़्यादातर इनकम टैक्स पे आपने लाजमी रखना है। और ये पहले कभी अटैम्प्ट नहीं करना आप लोगों ने। इनकम फ्रॉम, ये क्या था, इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अच्छा याद रखिए, जब भी आपका इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट, आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करें ना, तो ये आपका 25, ये जनवरी जनवरी सॉरी जून, जून 2025 तक की एग्जाम्ट है। ये इसलिए डेट उससे दे दी है, यानी जब भी ये इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल्स को बनाया जाएगा ना, तो ये 2025 तक एग्जाम्ट ही ट्रीट होगी। इसके बाद अगर उन्होंने टैक्स लगाने होंगे वो उनकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो इसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जस्ट शो करवाना है। अब आगे जाते हैं। जिसके पहले 10 क्लियर हो गया ना, वो आगे उसके लिए अब आसानी है। थोड़ी बहुत नई चीज़ें आएंगी, बाकी तकरीबन सारा सेम ही होगा। अगर आप मोस्टली पास्ट पेपर देखो ना, वो पहले ही 15 में से आपकी जो है न्यूमेरिकल्स उसने दिए हैं। पहले ही 15 में से चीज़ें उठा के दी हैं। अच्छा जी, कैपिटल गेन, जो नई नई ट्रीटमेंट आई वो मैं आपको बता दूंगा। कैपिटल गेन की बात करते हैं। इसका सेक्शन सेक्शन आप लोगों ने एग्जाम में लाजमी लिखना है, ये मार्कर के साथ हेडिंग है। सबसे पहले उसने आपको दिया हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ एंटीक। एंटीक होती है पुरानी कदीम चीज़ें, ठीक है, तो इसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है सेल ऑफ, यदि जब भी ये आएगा नो ट्रीटमेंट, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। और इसके नीचे आप लोग डबल लाइन लगा देनी, इसको गलती से काउंट नहीं करना। अब देखिए एक और ट्रीटमेंट से दी हुई है, गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, पॉइंट नोट करें, आपको गेन मिल रहा है लेकिन आप किसके शेयर को सेल कर रहे हो, प्राइवेट कंपनी के। डिस्पोज ऑफ विद इन 12 मंथ्स, 12 मंथ के अंदर अंदर। तो मेन चीज़ आपने जो ये नोट करनी है ना, सबसे पहले आपने देखना है कि कंपनी कौन सी है, प्राइवेट कंपनी है। दूसरा, जो उसने शेयर आपने सेल किए हैं उसके ऊपर कितना गेन मिल रहा है और कितने मंथ के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विद इन 12 मंथ्स, 12 मंथ के अंदर। तो ये जब भी आएगा ये आपकी टोटली टैक्सेबल होगी। ट्रीटमेंट ऐसे याद करते हैं, रटे नहीं लगाने, पहले समझना कि वो क्या कर रहा है। ये देखें, ये शेयर्स
शेयर्स पे उसको मिल रहा है क्या, प्राइवेट कंपनी, ये ज़रा नोट करना आपने, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का और पब्लिक कंपनी का ट्रीटमेंट ज़रा चेंज होती है। हाँ जी, कितना दिया हुआ है? 1.5 लाख की टोटली टैक्सेबल। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता, बाज़ का स्टूडेंट्स को आते हैं ना एग्जाम्स में, तो बस एक ही हेडिंग, कभी दो हेडिंग, मर्जी है उनकी। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इनहेरिटेड अमाउंट रिसीव थ्रू कोर्ट ऑर्डर मोर देन 7 ईयर्स। इनहेरिटेड अमाउंट जो कि वर्षे में मिलती है आपको, ठीक है, वो आपको कोर्ट के थ्रू मिली है, लेकिन जो ऑर्डर है ना वो था 7 ईयर्स से ज़्यादा, 7 साल के बाद। तो अगर तो ये आपको अमाउंट मिली है और ये जो है 7 ईयर्स से ज़्यादा है, तो याद रखें ये भी एग्जम्प्ट होती है। ये कॉमन चीज़ें हैं, हेरिटेड अमाउंट रिसीव फ्रॉम कोर्ट, लिखा हुआ मोर देन 7 ईयर्स, ये पॉइंट देखिए, मोर देन 7 ईयर्स। असल में आपकी बुक में वही ट्रीटमेंट्स दी हुई है जो कि एग्जाम्स में आनी है, इसके अलावा कोई नहीं आनी। ये जिसको मैंने अंदर लिखा ना, आप लाइन लगा लें, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो। जस्ट, क्या कह रहे हैं, बोले? किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें कि यहाँ से कोई किसी का क्लियर नहीं है तो। सर ये प्राइवेट कंपनी का दोबारा से रिपीट कर दें, क्या बताया है? प्राइवेट कंपनी का मैं बता रहा हूँ कि मैंने शेयर जो है ना सेल किए हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ना, हमारे पास कंपनी दो तरह की होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक होती है। अगर तो पब्लिक कंपनी आती है उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है, और अगर प्राइवेट कंपनी आती है तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है। यहाँ पे वो कह रहा है कि गेन का मतलब आपको मुनाफा है ना, लेकिन मैंने शेयर सेल किए हैं किसके, प्राइवेट कंपनी के। प्राइवेट कंपनी के मैंने शेयर को सेल किया है, उसके ऊपर मुझे मुनाफा मिला है। उस सेल कब किए हैं, डिस्पोज विद 12 मंथ्स, 12 मंथ के अंदर, ठीक है। तो जब ये लाइन लिखी है कि आपने प्राइवेट कंपनी के शेयर सेल किए हैं, उसके ऊपर प्रॉफिट भी आपने हासिल किया है, लेकिन आपने, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं ना, 12 मंथ के अंदर सेल किए हैं, तो वो टोटली टैक्सेबल होते हैं। बस ये ट्रीटमेंट्स आपने याद रखनी है, ठीक है। सर अगर 12 मंथ से कम हो या ज्यादा? तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है, क्योंकि मैं अभी डबल इसलिए नहीं करा रहा आपको, सिर्फ एक एक बता रहा हूँ, फिर वो कोई कोई सेपरेट ब्लॉक इनकम में आ जाती है कि रेट अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है। तो याद रखिए ये पेन पॉइंट्स हैं। यस सर। अच्छा, अब ये भी मैंने बता दिया कि कोर्ट की अमाउंट आपको मिली है, रिसीव की है, जो आपके विरसे से मिली है, लेकिन वो क्या है, 7 साल से ज़्यादा है, तो वो एग्जाम्प्ट होती है, ठीक है। अगला मेरे पास है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड हाउस। ये जो आपका घर था, जो विरसे वगैरह में मिला था, उसको आपने सेल किया है, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिला है, ठीक है, पॉइंट नोट करें। घर आपने सेल किया, इनहेरिटेड वाला जो विरसे वगैरह में मिला होता है, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिला है। और नीचे लाइन लिखी हुई है, आपने जब भी क्वेश्चन करना नीचे लाजमी देखना है कि वो होल्डिंग पीरियड क्या दे रहे हैं जी। यहाँ पर उसने होल्डिंग पीरियड क्या दिया हुआ है, होल्डिंग पीरियड मोर देन 8 ईयर्स। अगर तो आपका पीरियड 8 साल से ज़्यादा है, मतलब उसको पहले आपने रखा है, उसके बाद उसको आपने सेल किया है, तो ये भी आपकी क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है। क्लियर हो गया? मोर देन 8 ईयर्स, अगर लेस देन होगी तो फिर और ट्रीटमेंट होगी इसकी। और ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आप लोगों ने फाइनल अकाउंट किया है, उस पर टेबल में ट्रेडिंग में क्या चीज़ें आती हैं, प्रॉफिट में क्या आती हैं, बैलेंस शीट में, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। जब क्वेश्चन आप करते जाएंगे ना, खुद ब खुद आपको प्रैक्टिस होती जाएगी, आपको याद होता जाएगा कि मैंने इसमें ये डाला है, इसमें मैंने ये डाला है। मुश्किल नहीं, आसान है। अच्छा जी, कितनी अमाउंट दी है उसने ये? 2,50,000। ये ले, इसकी भी कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी, यहाँ तक समझ आ गया, सिंपल है। अगर आपका रेट तक ठीक हो जाता ना, जहाँ पर आप रेट अप्लाई करते हैं, आपको आराम से नंबर मिल जाते हैं, वहाँ तक आप आराम से 15-16 नंबर गेन कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आसान आते हैं ये, यूनिवर्सिटी सरगोदा के पेपर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इजी आ रहे हैं। सप्ली के पेपर यहाँ पर बच्चों को कहते हैं कि बड़ा मुश्किल आता है, नहीं मुश्किल नहीं आता, बल्कि मैं कल रात को इन बच्चों का मैथ का पेपर हुआ है, इतना उन्होंने आसान पेपर दिया हुआ, इजीली आप पास हो सकते हो। शर्त सिर्फ ये है कि टेस्ट दें, वो जो आपको मिस्टेक्स बताई जाती है ना, उसको फॉलो करें कि ये दोबारा नहीं करनी। ये मैं आपका लाइव में ना वो पेपर यूनिवर्सिटी शेड्यूल में बताऊंगा कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। अच्छा जी, लास्ट ये देखें, क्लियर हो गया, इसके अलावा मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, और आप देखें इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बाहर है, ये। अब मेरे पास लास्ट पॉइंट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका? यस सर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे आ जाए, एक आगे ले जाते हैं। न्यूमेरिकल बड़ा आराम से और सुकून के साथ करना अपने एग्जाम में, इसलिए मैं कह रहा था कि पहले 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, उसके बाद न्यूमेरिकल आराम से करें। टाइम को साथ रखें, ये लाजमी हर सोच पे पूरा होना चाहिए आपको। ये इनकम, मेरे पास जो स्टूडेंट पिछले साल आए थे इनकम टैक्स में सब पास हो गए हैं, फेल किस में हो गए हैं? पाक स्टडी में, उसको ज़्यादा इन्होंने लाइट ले ली। क्योंकि मैंने ज़्यादातर फोकस मैंने करवाया सेल्स टैक्स के भी न्यूमेरिकल थे, लेकिन मैंने इनकम टैक्स पे ज़्यादा जोर डाला था क्योंकि वो लाजमी है ना। सेल्स के वो बच्चों ने किए, किसी ने नहीं किए, अगर आप सेल्स की नहीं भी करते तब भी आप 80+ मार्क्स ले सकते हो। वो तो मैं करवा दूंगा, लेकिन ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ कि जोर इस पे डालें क्योंकि इसने पास करवाना आपको। अच्छा, मैंने आपको बताया था फॉरेन सोर्स सैलरी रिसीव्ड बाय रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। जिनकी ट्रीटमेंट नहीं भी है ना, उसको भी आपने ना यहाँ पे लिखना है फॉरेन सोर्स। अगर जो इनकम आपको बाहर से आ रही है ना, इनकम और क्या लिखा हुआ, बाय रेजिडेंट, एक बंदा जो यहाँ पे रह रहा है उसकी इनकम जो बाहर से आ रही है, तो इसकी कोई नो ट्रीटमेंट नहीं है। कितनी अमाउंट है? 2,80,000 है। ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नो ट्रीटमेंट, ताकि आपको याद रहे। एक रजिस्टर में ना आप सारी ट्रीटमेंट्स लिखते जाओ, जो बातें बताई जा रही हैं आपको याद रहेगी। अच्छा जी, एग्रीकल्चर इनकम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एग्रीकल्चर इनकम जब भी आती है क्या होती है? टैक्सेबल होती है या एग्जम्प्ट होती है? एग्जाम टैक्सेबल। होती है। पॉइंट नोट करिए, एग्रीकल्चर से जो भी इनकम आएगी वो टैक्सेबल होती है या एग्जम्प्ट होती है? सर टैक्सेबल होती है। एग्जम्प्ट होती है एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, याद रखें। आपकी एग्रीकल्चर इनकम जो भी आएगी ना वो आपकी एग्जम्प्ट होती है। आपने पढ़ा हो ना, इसकी डेफिनेशन का रूल नहीं पढ़ा हुआ? कितनी चीज़ें इसमें एग्जम्प्ट होती है, टैक्स अप्लाई नहीं होता। कुछ कंडीशन होती है जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है, अदरवाइज खाली ये लिखा हुआ आ रहा है एग्रीकल्चर इनकम, ये आपकी एग्जम्प्ट होती है। कितनी अमाउंट दी गई? 80,000। या फॉर्मेट में भी जाके देख सकते हैं। नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट, एग्जाम एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि उसका भी हमें ट्रीटमेंट नहीं करना होता, एग्जाम की भी ट्रीटमेंट नहीं करनी होती। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेंट रिसीव फ्रॉम बिल्डिंग इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चर रेंट। अब ये जो आप लैंड रेंट रिसीव कर रहे हैं, ये भी आप एग्रीकल्चर इनकम से कर रहे हो। तो लैंड से कर रहे हो, जहाँ पर आप ज़राअत वगैरह की चीज़ों का काम कर रहे हैं ना, वहाँ से आपको रेंट रिसीव हो रहा है, तो ये भी आपकी क्या है? ये एग्जाम्प्ट ही है। बिल्डिंग उसने लिखा हुआ है साथ, लेकिन साइड पे उसने ये भी लिखा हुआ है कि कहाँ से आपकी आ रही है, ये आ रही है आपकी एग्रीकल्चर लैंड से। कितनी इनकम दी हुई है? 1 लाख। ये ले, नो ट्रीटमेंट। आपका पता क्या बेस्ट है? अभी आप फॉर्मेट निकालें, वो जरा मैं देखता हूँ थोड़ी सी उसको चेंजिंग करके। इसका पीडीएफ निकाल के ना हर रोज ऐसे पेज को नजर मार लिया, एक एक फॉर्मेट को, यानी सैलरी का एक नजर मार ली, इस तरह पेज में आपके पास चीजें होंगी ना, वो ज्यादा आसानी होगी। मोबाइल की स्क्रीन में पढ़ना थोड़ा सा ना इशू होता है, वो इजी नहीं पढ़ा जाता। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, लिखा हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ पर्सनल कार। आपकी कोई अपनी जाती कार थी, आपने उसको सेल किया, तो उसके ऊपर प्रॉफिट नहीं हुआ, क्या हुआ है? लॉस हो गया। अगर तो प्रॉफिट होता तो हम उसकी ट्रीटमेंट करते, लेकिन यहाँ तो लॉस हो रहा है। तो मुझे बताएं कि अगर मैंने कोई अपनी जाती कार जो है सेल किया, उसके ऊपर मुझे लॉस हुआ है, तो क्या इसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा? एग्जाम हो गई जी। हाँ जी, इसकी ट्रीटमेंट ही नहीं करनी, यार लॉस वाले की ट्रीटमेंट ही नहीं करनी, याद रखें। अपनी जाती कार को आप सेल कर रहे हैं और आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ये मेन पॉइंट करें। ये देखें, लॉस, तो ये आपकी क्या है? इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। ये लीजिए यहाँ पे लिख दिए, बस। अब मेरे ख्याल से और कोई चीज़ें नहीं आनी। अच्छा, आप लोगों ने जब एग्जाम्स में न्यूमेरिकल करना है, पहले सब पढ़ लेना है। ये नहीं कि साथ ही स्टार्ट कर, पढ़ के देख लेना है कि
इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद फिर आपने इनकम फ्रॉम सैलरी की हेडिंग जो है लिखनी है, फिर जो जो चीज़ें उसमें आती है फिर आपने पुट करनी है, ठीक है, ताकि कोई चीज़ ना रह जाए। ये रहिए इन सबका टोटल हम फर्स्ट कर रहे हैं। अब मैं इधर से ही देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से सुबह के टाइम नेट की सिग्नल ही ड्रॉप होते हैं आप लोगों के, रात के टाइम। सर सुबह सुबह टाइम नहीं होते, रात को ही होते हैं। रात को वो ज़्यादा होते हैं, कल भी बहुत इशू आ रहा था, कुछ बच्चों की क्लास हुई नहीं, इसी वजह से क्लास ड्रॉप हो जाती है ना बार बार। अच्छा जी, मेरे पास ये टोटल इनकम आई है, ये देखिए सबको पीछे को प्लस करके ना ये आई है आपकी कोई 33,30,30,000, ठीक है। ये आ गया। अब आप देखिए कि इसमें जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई थी, जैसे कि ज़ुकात डिडक्टेड, एजुकेशन ट्यूशन फीस और डोनेशन, इसके अलावा मार्कअप हाउसिंग स्कीम, कोई चीज़ें ऐसे हैं जो इसमें से माइनस होना है कोई? डोनेशन है सर। अच्छा, डोनेशन मैंने बताया था कि 2 तरह की डोनेशन होती है, कि कौन सी एवरेज रिलीफ में होती है और कौन सी इसका, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर तो। जी सर 61 वाली। हाँ जी, ये देखें उसने आपको हिंट ही दिया हुआ है कि अंडर 61 क्लॉज अगर तो ये आएगी तो हमेशा ये आपकी टोटल इनकम से माइनस होगी, लेकिन अगर नहीं लिखा होगा तो वो आपकी एवरेज रिलीफ होगी। बस सिंपल सी पॉइंट है ये माइनस होनी हमेशा। बस ट्रीटमेंट अगर आपको आ गई है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। ट्रीटमेंट की बात है कि ये याद होना चाहिए कौन सी हेडिंग में क्या आना है क्या। इनकम टैक्स तो ज़्यादा आसान है, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी गिने चुने ही हैं, बस वो तैयार करने हैं। जैसे कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ में से एक सवाल मस्ट आता है आपका, मुझे लगता है कि इसमें फेल होना जो है असल में यहाँ पर वही है कि न्यूमेरिकल की वजह से स्टूडेंट ज़्यादा फेल होते हैं, यही वजह। ये रही जी, इसको माइनस करें तो मेरे पास आ जाएगा 30,50,000। लेकिन आपने काम जो है ना नीट एंड क्लीन करना, कटिंग कम करनी है। ये मेरे पास टैक्सेबल इनकम निकला है। मैं देखता हूँ आपका ना शेड्यूल आपका जरा चेंज करता हूँ। अब जिन्होंने क्लास नहीं ली है उनका अपना काम है, मगर मैंने पहले किया था कि क्लास होनी है, 2-3 दफ़ा गया मैंने। ये आपका टाइम वेस्ट ना हो, एक दिन भी ज़ाया ना हो। ये मैं सोचा था कि संडे की क्लास भी ज़रा कंडक्ट करवा दी जाए, काम ज़रा जल्दी कवर हो जाए। ये रही जी टैक्सेबल इनकम आ गई। तो अगर क्लास भी होगी ना संडे की, वो सुबह सुबह ही होगी फटाफट। फिर उसके बाद फिर बच्चों को काम होते हैं उस वक्त, संडे वाला दिन भी काम होते हैं काफ़ी। ये है जी। मुझे ये बताएं ये रेट सबको अप्लाई करने आ गए कि रेट कैसे अप्लाई करते हैं? जी सर। आप देखिए मेरी यस जो, सर। ये जब सर आपकी एक और डोनेशन है। कौन सी वाली? वो एवरेज लीफ होगी, वो एवरेज लीफ होगी। 85,000 की वाली बात कर रहे हैं आप? जी सर वही है। हाँ जी, एवरेज लीव। वो एवरेज लीफ होगी। वो मैंने बता दी है कि जो डोनेशन के साथ अंडर 61 क्लॉज लिखा होगा था शेड्यूल 2 या 3, वो आपकी टोटल इनकम में से माइनस होनी है। लेकिन जिसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसकी ट्रीटमेंट आप लोगों ने लास्ट भी करनी है। और मैंने यही बता दिया था कि अगर कैश में हो तो ट्रीटमेंट करनी कि नहीं करनी। चलिए ये तो सिंपल हो गया। आप देखें आपकी इनकम आ रही है 30,50,000, ठीक है। आप देखें इसका क्या रेट अप्लाई होना है। यहाँ से भी स्टूडेंट को रेट नहीं लगाने आते, बताएं ये किस किस स्लैब रेट के अंदर आ रहा है। जी, 5 वाले स्लैब में आ रहा है सर। 25 लाख में आ रहा है। 25 लाख से अबव। हाँ, मेरी इनकम 25 लाख से ऊपर आ रही है। अच्छा, अगर आपकी इनकम 25 लाख से ऊपर आए तो कितना टैक्स लगता है? 1,95,000। 1,95,000। ठीक है, और ऊपर जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट आई है उसका कितने परसेंटेज? 17.5। 17.5%। हाँ जी, देखिए सिंपल सा है। ये देखिए मैं क्या करूँगा, ये शो करवाना है। ये बच्चे ना शो नहीं करवाते, डायरेक्ट ही लिख देते हैं। ये आपने बताना है कि मैंने इसको माइनस किया है, और जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास आया है 5,50,000, और इसका मैंने 17.5% किया है। ये बताना है सारा आप लोगों ने, तभी नंबर मिलने हैं। ये देखिए ये आपका आ गया है कैलकुलेटर का 96,250। ये ले जी, दोनों को प्लस करें। दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ गया है 2,91,250। ये ले,
क्लियर हो गया? ये अब चीज़ निकल गई है ना, रेट निकल गया। अब मेरे पास लास्ट स्टेप क्या होगा, 2 स्टेप बचेंगे, एवरेज रिलीफ निकालना है, उसके बाद जो सेपरेट ब्लॉक इनकम या FTR होगा बस वो करना है। अब देखिए, एक मैं समझा दिया करूँगा, एक आप वीडियो लेक्चर देख लेना करना, ये याद रखें कि इसको कवर जल्दी करना हमने। चलें, अब एवरेज रिलीफ निकालना है, आपने क्या करना है, यहाँ पर हेडिंग दे देना है, याद रखिए एवरेज रिलीफ हमेशा माइनस होते हैं। यहाँ पे आप लिखते हैं लेस, ठीक है, एवरेज रिलीफ ऐसे लिख सकते हैं। बुक में थोड़ा सा ना उन्होंने टफ सी चीज़ें बनाई हुई हैं, या यही लेस होते हैं। अब एवरेज रिलीफ का फार्मूला मैंने कहा था लिखना तो लिख लें, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ग्रोस टैक्स वो है जो मैंने रेट से निकाला है, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, टोटल इनकम, सॉरी टैक्सेबल इनकम आपके आ जाएगी, क्योंकि वो माइनस किया हुआ हमने तो टैक्सेबल इनकम होती है। यहाँ आप कुछ चीज़ें भी उन्होंने गलत करके लिख दी है, टैक्सेबल इनकम। और यहाँ पर आपने लिखना अमाउंट फॉर एवरेज रिलीफ। अच्छा, ये लिखने से पहले ना आपने यहाँ पर ये बता देना, ये फार्मूला लगाने से पहले, कि ये चीज़ किसकी है, मतलब किस बुनियाद पर डोनेशन है। जैसे कि लिखा हुआ है डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अच्छा, ये देखें, ये लिखा हुआ है डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल थ्रो चेक। अगर कैश लिखा होता तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, ये भी नोट करें। कैश में अगर आप डोनेशन कर रहे हो तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होनी है। ये आपने ना पहले ये अमाउंट लिखनी है। ये देखिए, ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है। ये पहले मेंशन करना है कि कौन कौन सी डोनेशन, चाहे 2 डोनेशन है, चाहे 3 एवरेज रिलीफ है, सबको प्लस करके शो करवाना है। अब मैं ये फार्मूला लगाने लगा हूँ। ग्रोस टैक्स आपके पास क्या है, ये देखें, ये ग्रोस टैक्स जो मैंने ये रेट वाला निकाला है, याद रखें जो रेट वाला है ये ग्रोस टैक्स होता है। मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ 291250, और आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है, ये 3050, ठीक है, और आपकी एवरेज रिलीफ की अमाउंट कितनी है, ये 85,000। अब इनको आपने सिंपल क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। इशारिया में आंसर आ जाएगा तो उससे आपने घबरा नहीं जाना। इसको कैलकुलेट किया है तो आपके पास यहाँ पर मैं बाहर लिख रहा हूँ 18117, ठीक है। अब जो आपके पास टैक्स की अमाउंट निकली है, मतलब जो ग्रोस टैक्स निकाला है, उसमें से आपने जो है ना ये एवरेज रिलीफ की अमाउंट माइनस करनी है। मैं यहाँ पर फार्मूला लिखना है, फार्मूला तो लिख लो, ज़रूरी नहीं है। क्लियर हो गया? यानी अगर मुझे नेट टैक्स फाइंड करना हो तो सिंपल कैसे फाइंड करेंगे, ग्रोस टैक्स। ग्रोस टैक्स क्या है, याद रखें, ये जो मैंने रेट से निकाला है उसमें से एवरेज रिलीफ की अमाउंट को माइनस करेंगे, ये ग्रोस टैक्स है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, और एवरेज रिलीफ की अमाउंट क्या निकाली, ये है, ये नीचे लाइन लगा रहा हूँ मैं, 8117। बस हमने माइनस करना। यहाँ तक क्लियर है सबको? जिसको जहाँ से पॉइंट कंफ्यूज करते हैं ना, साथ साथ पूछ लें जी। सर ये नेट यस टैक्स सर। इस पे रिक्वायर किया हुआ है इन्होंने? नेट टैक्स, हाँ जी, रिक्वायर किया। और नेट टैक्स का मतलब होता है कि सारा कुछ माइनस प्लस करके जो हमारे पास अमाउंट आई है वो नेट निकला है। जैसे कि मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी का, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन सबको मैंने प्लस किया है, ठीक है। उसके ऊपर जो डोनेशन वगैरह जो भी था उसको माइनस करके टैक्सेबल इनकम निकाला है, उसके ऊपर रेट अप्लाई किया है। और जब हम एवरेज रिलीफ को माइनस कर देते हैं तो ये हमारा नेट टैक्स निकल आता है, सारा कुछ माइनस करने के बाद। मतलब ये टोटल सब कुछ निकालने के बाद ही हमारे पास अमाउंट आई है। जैसे हम कहते हैं नेट परचेजेस निकाले, नेट सेल्स निकाले, ठीक है। और अगर आप ये सर पहले हम क्वेश्चन में पहले हम करते थे ना कि इसमें से माइनस करके डायरेक्ट लिख देते थे, हाँ लिख सकते लेकिन हैं। आज आप कह रहे हैं कि ये मेंशन करना है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा मेंशन कर, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपने ये नहीं लिखना, फर्ज करें मैं इसको रेस कर देता हूँ, जरूरी नहीं है, वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैं कैसे माइनस किया ये। एक मिनट, यहाँ से करना पड़ेगा। ये देखें, ये अगर आपने नहीं लिखना ना लिखिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ताकि आपको ये गलत ना हो कि ये अमाउंट कैसे माइनस किया है। कि आपके पास जो ग्रोस टैक्स निकला है ये वाला, ये इसमें से आपने एवरेज लीफ के अमाउंट को माइनस करना है, तो आपके पास ये अमाउंट बचेगी, ये कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं लिखेंगे तो कोई इशू तो नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपकी हर न्यूमेरिकल में उसने ऐसे नहीं लिखा हो, मर्जी है आपकी। मैंने 2 तरीके बताए स्टूडेंट्स को, ये लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अगर नहीं लिखना तो ना लिखें। लेकिन ये मैंने फार्मूला बताया कि ये अमाउंट कैसे आई है, कि आपने ग्रोस टैक्स में से एवरेज लीफ की अमाउंट को माइनस किया तो ये वाली अमाउंट आई है। समझ आया?
हाँ जी क्लियर जी भाई। सर। जरूरी नहीं है, नहीं लिखा जी तो सर। ना लिखें आप, नंबर तो वैसे ही मिल जाएंगे। अब ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये भी ना लिखें आप, ये सिर्फ आपके माइंड में रखने के लिए, ताकि आपके जेहन में हो कि ग्रॉस टैक्स की अमाउंट मैंने ऊपर डालनी है, नीचे टैक्सेबल इनकम डालनी है, साइड पे एवरेज रिलीफ की, सिर्फ इस मकसद के लिए। तो ज़रूरी नहीं है ना लिखें, उनको पता चल जाता है कि किस तरह उसने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। अच्छा जी, अब ये तो मेरे पास निकली है। देखिए कोई और चीज़ है जो उसमें से माइनस होनी है, लास्ट में कोई चीज़ें हैं। हाँ जी देख के बता दे कोई चीज़ सर जैसे। डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी। हाँ जी वो आपने माइनस करना है, आपने सिंपल ही करना है। बुक में थोड़ा सा ना उन्हें ये देखिए, अभी जो मैंने आपको एवरेज रिलीफ करवाया है, काफ़ी रेट लगाए हुए हैं, इसके साथ करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ टू दी पॉइंट काम करना है। डेक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कितनी अमाउंट दी हुई है? 2,70,000। चलो जी, अब इसको में से हम माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद मेरे पास अमाउंट आ रहा है 13,133। यहाँ पर मैं लिखूंगा टैक्स, एक मिनट, टैक्स पेएबल विद रिटर्न। यहाँ तक तो आपका काम कंप्लीट हो गया जो मैंने करना था। ठीक है, इसके बाद आपने देखना है कोई है आपके पास एफ टी आर, मतलब जो लास्ट में जस्ट हमें शो करवाना होता है, वो इसके इस टेबल के अंदर नहीं आनी होती, जस्ट हम लास्ट में शो करवाते हैं। कोई दो चीज़ें, ये हमेशा लास्ट में ट्रीटमेंट होती है, ये भी याद रखें। कोई दो, कोई एक, कभी पाँच हो जाती है, कभी छः हो जाती है, मर्जी है, जो मर्जी पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई एफ टी आर दिया उसने? जी सर दो हैं। एक तो ये प्रॉफिट लास्ट वाला है पॉइंट है। लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। हाँ जी, प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय, जो है, एक मिनट, इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट। तो मैंने इसका बताया था कि ये भी मार्केट से हेडिंग देनी है, प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज। ये अक्सर ये चीज़ें उठा कर देते हैं बाय फेडरल गवर्नमेंट। तो क्या करेंगे, उसकी अमाउंट हमें कितना दिया हुआ? 35,000। इसका हमेशा आपने 10% देना है। और 10% देखिए मेरे पास क्या आता है, ये देखिए 35,000, सॉरी 3500, तीन नहीं, 3,500। क्लियर हो गया। उसके बाद उसने दिया हुआ क्रॉस वर्ल्ड पजर, ये भी आपको इधर ही आता है। ये टैक्स लग रहा है लेकिन हम लास्ट में दिखा रहे हैं ऑन क्रॉस वर्ल्ड पजल। इसकी अमाउंट कितनी दी हुई है? 12,000। तो ये जब भी आएगा तो इसका आपने हमेशा क्या करना है, 15% रेट ही होता है। 12,000 का 15% किया, 1,800 आया। अलग अलग चाहे तो लिख सकते हैं, बाहर बाहर अंदर भी कर सकते हैं, दोनों को प्लस करें लिखने के बाद। ये जी बाहर लिख दिए। बस ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ये न्यूमेरिकल आपका। तो देख लें सिंपल सा है, जब आपको ट्रीटमेंट पता चल जाती है तो ये तो न्यूमेरिकल आराम से आपका 10-15 मिनट में सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा देखें कोई और क्वेश्चन है तो, मतलब कोई आपके जहन में है जो समझ ना आ रहा हो। लेकिन एग्जाम्स में कभी भी इतने लंबे लंबे नहीं देते, छोटी सी ट्रीटमेंट्स होती हैं। ठीक है। हाँ जी, किसी का कोई सवाल है? नो सर। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका मैं सेंड करूंगा आपको वीडियो लेक्चर। ऑलमोस्ट मैंने सारी ट्रीटमेंट्स आपको करवा दी है। ये क्वेश्चन नंबर 13 भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आपने करना है। मैं वीडियो लेक्चर आपको सेंड कर देता हूँ, बल्कि अभी ही आप देखें कि आपको लेक्चर्स मिले हैं कि नहीं, बाद में फिर ना वो जहन से निकल जाता है। एक लिस्ट में रख लेना सारे, ये देखें, एक मिनट। बल्कि ना मैं आप लोगों को ना ये पूरी प्लेलिस्ट ही सेंड कर देता हूँ, जिस दिन काम ना होगा तो आप उधर से कर लिया करिए। ठीक है, ये टोटल 21 मैकल्स है, मैंने ना पार्ट से बनाए हुए, आप इजीली जो है ना छोटी छोटी वीडियोस करके देख सकते हैं। इतना वो लेंथी नहीं है कि बंदा बोर हो जाएगा कि पता नहीं क्या है। एक मिनट, ये मैं सेंड कर रहा हूँ, तो जिसके पास आ रहा है ना मुझे बताते जाएं। ये टोटल 50 होनी है चीज़ें आपके पास, 50। ये एक प्ले लिस्ट है, आराम से आप देख सकते हो जब चाहे, हर न्यूमेरिकल यहाँ पर मौजूद है। अच्छा जी, ये चेक कर लें कि मिले कि नहीं मिले। और उसामा, अभी थोड़ी सी नींद कम होनी चाहिए क्योंकि अभी पेपर्स आने वाले हैं। अब हर कोई नेट बंद कर देता है सोने के लिए, ये बहुत गलत बात है। फिर कहेंगे हमारी क्लास रह गई है।
अच्छा ये सेंड हो गया, मुझे ज़रा बताएंगे आप किस किस को मिले लेक्चर्स। जी सर मिल गए। मिल गए, हाँ जी आपको भी मिल गए हैं। नो सर, मुझे नहीं मिला अभी। देखें दोबारा, रिफ्रेश करके देखें। मैंने ना हर न्यूमेरिकल्स में ना पार्ट बनाए हैं इजीली, मतलब कोई भी कोई लेंथी ना, आप आराम से इसको खोल के जो भी पॉइंट समझने हैं आप उसको देख सकते हो। मैं चाह रहा था काम जरा जल्दी कवर हो आपका। देखिए मिले कि नहीं मिले। नो सर, नहीं मिले। एक मिनट, मैंने उसी मेल पे सेंड किया आपको तो। बास्केट, एक, सर नहीं आए। आपने मेरी ईमेल पे किए हैं। देखिए दोबारा दोबारा सेंड कर रहा हूँ। जी मिल गए हैं अब। मिल गया अब? जी। ठीक है। ये आपके न्यूमेरिकल आपके पास मौजूद है, ठीक है। आप जब चाहे कोई भी पॉइंट समझना है तो आप उसको देख सकते हो खोल के। तो ये 21 न्यूमेरिकल्स है, तो ये 13, आप जितना ज़्यादा आप कर सकते हो कर लो, उसमें इशू नहीं है। 13 14, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपका काम जल्दी कवर हो जाए। तो ये 13 वाला इंपॉर्टेंट है। इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं आती, सिंपल ही आती है, और जब आप करेंगे ना देखेंगे वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। जो पॉइंट समझना आता हो वो आप क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये क्लास आपकी हो गई है, और जो जो टेस्ट है मैं देखता हूँ आज आपका शेड्यूल ज़रा चेंज करता हूँ, टेस्ट का भी और क्लास का भी। अगर तो सुबह की क्लास, सुबह के टाइम ना यही है कि मुझे 7:45 क्लास स्टार्ट करानी पड़ेगी। आज थोड़ा सा हो गया हूँ मैं लेट, कि 8:40 से यहाँ से निकलना होता है, ठीक है। तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह के टाइम क्लास हो जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि नेट के सिग्नल्स भी ड्रॉप हो रहे हैं, रात का टाइम ज़रा इशू होता है आप लोगों को। थ्योरी के सब्जेक्ट रख दूंगा, थ्योरी में इतना इशू नहीं है। ये न्यूमेरिकल्स में थोड़ी सी ना नेट सही चाहिए होता है पढ़ाने के लिए, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। क्लियर है? किसी ने जी कुछ सर। किसी ने कुछ यस पूछना, सर। किसी ने कुछ पूछना है? अगर नहीं पूछना तो आप नो क्लास सर। ऑफ कर लें क्लास फिर।